दलित साहित्य जहाँ भी है, कम से कम वो संविधान और लोकतंत्र के साथ खड़ा दिखता है। और दलित राजनीति जो है, आज किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आजकल दलित राजनीति से मेरा वैचारिक मुठभेड़ चल रहा है। तो दलित राजनीति में हिंदू राष्ट्र का पालकी कौन सबसे पहले ढोएगा, उसकी होड़ मची हुई है। ये असलियत है। और पता नहीं, मुझे ये पता नहीं है, बाबा साहब के नाम पे राजनीति होती है और हिंदू राष्ट्र के साथ खड़ा है, इससे बड़ी शर्मनाक विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। और जिन नेताओं ने बाबा साहब के नाम पर राजनीति की, उसी लोकतंत्र से, उसी संविधान से चुनकर आते हैं, एमएलए एमपी मंत्री बनते हैं और संविधान विरोधियों के साथ बनते हैं, बहुत निर्लजता के साथ। बाबा साहब ने जब शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो जब निकाला था 1951 में, पहले लोकसभा चुनाव के समय, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से, पॉइंट नंबर 54 या 53 है, देख सकते हैं आप जाके, स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं का कहा होगा। क्या इन नेताओं ने वो लाइन पढ़ा नहीं था? बाबा साहब ने कहा था जाके दीवारों पे लिख दो हुक्मरान बनना है। ये तो याद है। हुक्मरान बनने का मतलब राजा बनना नहीं था, गवर्निंग कम्युनिटी बनना था, गवर्निंग कम्युनिटी। तो निर्लजता के साथ बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब के पूरे दर्शन और राजनीति को सर के बल दलित नेताओं ने किया है। दलित साहित्य अपने कमजोरी और मजबूती के साथ जो भी है, चाहे एक व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में, और मुझे लगता है कि जब भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान पर हिंदू राष्ट्रवादियों का हमला हुआ हो, तो उस समय दलित समाज को, दलित साहित्य को कहाँ होना चाहिए, इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आई एम सॉरी। बाबा साहब ने बहुत स्पष्टता से कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो देश के लिए अभिशाप होगा। तो इस डेमोक्रेसी को, लोकशाही को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आखिर खतरा किससे है? खतरा सीधा और सीधा दक्षिण पंथ राजनीति से है, क्योंकि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के जीते जी हिंदू कोड बिल पर दोनों के पुतले फूके गए थे। रामलीला ग्राउंड में यहां सभा हुई थी। हीन जाति अंबेडकर, कल्याण पत्रिका ने तो धड़ाधड़ लेख छापे थे। तो ये लोगों को पता नहीं है कि बाबा साहब के पुतले फूके गए थे और आरएसएस हिंदू महासभा के लोग थे, जनसंघ के लोग थे। बाबा साहब के नाम लेकर यही लोग संविधान खत्म होने की घोषणा नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये नहीं घोषणा होगा कि हम आज संविधान खत्म कर रहे हैं, अब मनुस्मृति लागू कर रहे हैं। संविधान को इररिलेवेंट बनाया जा सकता है। उसके जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको आप खत्म कर दीजिए, अपने आप हो गया हिंदू राष्ट्र। मैं लखनऊ में भी एक प्रोग्राम में था, तो कई साथी बैठे हुए थे, वो सीनियर थे। मैंने पूछा 60s में जो लोग पढ़े हैं कोई हैं यहाँ पे? तो हाँ। 70s में जो लोग पढ़े हैं तो कितना फीस लगता था? तो 6 पैसा। स्टाइपेंड कितना मिलता था? तो साल में 144 रुपये। तो मैंने उतना में तो घर भी चल जाता होगा उस समय। बोला जी। और कुछ छात्र बैठे हुए थे BBA यूनिवर्सिटी के। मैंने पूछा कितना फीस लग रहा है? तो एक ने कहा 8,000 पर सेमेस्टर और एक ने कहा कि 25,000 पर सेमेस्टर। कोई और कोर्स डिफरेंट हुआ। बोले हॉस्टल, खाना, स्टाइपेंड नहीं। आइए, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है आप सभी का। बेगूसराय में था, उसमें सब समाज के लोग थे, दलित भी थे, ब्राह्मण भी थे। हमने दलित लोग का तो छोड़िए, जो होना होगा, कि आइए पंडित जी आपका भी हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। सब लोग समझे थे कि राजपुरोहित बनोगे। जाके जितना ये बैटरी वाला रिक्शा चल रहा है, जितना सिक्योरिटी गार्ड है दिल्ली में, उसका सामाजिक सर्वेक्षण कर लीजिए, पता लग जाएगा। आइए हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। सुलभ इंटरनेशनल में पर्ची काट रहे हैं मिथिला के बहुत सारे लोग। वो छोड़िए, मैंने कहा आपको बहुत स्वप्न था ना
हिंदू राष्ट्र का, लीजिए। पहले तो पंडित जी प्रणाम कहते थे, बड़ा इज्जत था। अब तो ये आपको दंगाई बना रहा है, बहराइच में गया झंडा फहराने, गोली खा गया। तो आपका भी स्वागत है, सब राज पुरोहित नहीं बनोगे। अल्टीमेटली 80 का दशक याद कीजिए, बड़ा दौर चला था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इधर दलित लोग कह रहा था देश का हुक्मरान बनेंगे। दोनों मूवमेंट एक साथ आ रहा है। 80 का दशक याद कीजिए, और दोनों में सबसे ज़्यादा मार इन दोनों को ही पड़ने वाली है। शासक बनने का इतना चस्का लगा था, नेतागिरी करने का, कि दलित के वोट की पावर नहीं रही, कोई पूछता भी नहीं। कोई तो सीधे मैनेज हो जा रहा है और कोई पीछे से मैनेज हो रहा है। जितनी ज़्यादा पार्टियां बनेंगी उतना ज़्यादा बीजेपी को फायदा है। तो व्यक्तिगत मोक्ष की लालसा ने इस पूरे जो बाबा साहब ने जो विरासत दिया था एक, उसको ख़त्म किया। तो हिंदू राष्ट्र में थोड़े 2 आँख हमारा फूटेगा तो 1 आँख पंडित जी आपका भी फूटेगा, चिंता मत कीजिए। तो मजदूर था, मजदूरी कर ही लेगा, लेकिन आप भी मजदूरी करें कैसा लगेगा? दोनों रास्ता सीधे जाएगा, अडानी है घर। तो संवैधानिक प्रावधानों को आप खत्म कर दें, शिक्षा खत्म कर दे, हो मनुस्मृति लागू हो जाएगा बस। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि गरीब भारत ने, पंडित नेहरू, अंबेडकर, आज़ाद, तमाम ऐसे लोगों ने मुफ्त में शिक्षा दी, मुफ्त में नौकरी दिया, अब पेंशन भी दिया। भाई उस कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन रिपब्लिक निकला ना। एक विजन था कि हमको एक सोशलिस्ट तरह का समाज बनाना है। तो दलितों के लिए घी की नदियां तो बह नहीं रही थी कभी। तो फ्री में एजुकेशन मिला, एक मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से एक दलित मिडिल क्लास भी बना। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने तीनों छीन लिया। तो तीनों एक ही का छीना थोड़ा ही। आइए, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक पहले प्रोविजन था पढ़ाने का, पूरा सैलरी मिलती थी। अब जाके देखिए, अब वेज अर्नर बना दिया टीचर को, गेस्ट पढ़ाना है, गेस्ट पढ़ाना है ना, अब सैलरी नहीं मिलेगी, क्लास लो 1500 रुपये का वो कटो। तो हिंदू राष्ट्र में स्वागत है सब लोग का। आइए, तो ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस दलित समाज को थी कि इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा रहे। कोई लीडर, दलित, मैं दलित पे बोल रहा हूँ, जितना प्राइवेटाइजेशन हुआ, एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, सब कुछ खत्म हो रहा है, वो उसके साथ खड़ा है, वो सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल अगर उठ रहा है तो यही साहित्य से उठ रहा है, एक्टिविस्ट लोग उठा रहे हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग उठा रहे हैं। मैं कुछ मटेरियल लेके आया था, उसमें से खाली संक्षेप में रख दूंगा। बाबा साहब ने जो कहा था, मुझे लगता है कि संविधान सभा का आखिरी भाषण है, उसकी कुछ पंक्तियां याद की जानी चाहिए। और एक भारत में लोकतंत्र की संभावनाएं, ये वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया इंटरव्यू है। और एक उन्होंने दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीच है, लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाने की शर्तें। ये दिया था उन्होंने पूना डिस्ट्रिक्ट बार लाइब्रेरी में जजेज और वकीलों के बीच उन्होंने भाषण दिया था। और उस भाषण का मतलब सार ये है, एक तो लोकतंत्र को डिफाइन करते हैं कि लोकतंत्र तो एक जो चल रहा है कि लोगों के लिए लोगों का शासन। उन्होंने कहा नहीं, हमारे परिभाषा ये है कि बिना रक्तपात के सामाजिक आर्थिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन लाना ही लोकशाही है। ये उनका डेफिनेशन था। उन्होंने कहा कि 7 पॉइंट होना चाहिए, जिससे आप पैरामीटर है जो आप नाप सकते हैं कि लोकशाही, लोकतंत्र जीवित है या नहीं है। और उससे आज से मिला लीजिए जो बात उन्होंने 1952-54 में कही थी, 1952 में, 22 दिसंबर 1952 में, और आज से खाली उन 7 पॉइंट को मिला लीजिए कि क्या लोकतंत्र, लोकशाही जिसकी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी, वो चल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं चल रहा है, क्योंकि जो लोग हुकूमत में हैं, जिन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशन को कब्जा कर लिया है, वो संविधान को मानने वाले लोग ही नहीं थे। तो उसी समय उन्होंने कहा था कि ये भारतीय मिजाज के हिसाब से संविधान नहीं है। संविधान भारतीय मिजाज क्या है? तो मनुस्मृति है। तो जो लोग दक्षिण पंथ राजनीति में, जो महिलाएं भी सक्रिय हैं, उनका भी हम कहते हैं कि आइए ना, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। जब मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो आप कैसे घूमिएगा, जरा ये बताइए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 7 चीज़ है जो होना चाहिए। एक तो समाज में भयंकर असमानता नहीं होनी चाहिए, सोशल इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अभी है कि बढ़ा है, सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता बढ़ा ही है, अब बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है।
दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि मजबूत और सुरक्षित विपक्ष। अरे मान लो इमरजेंसी लगा, इंदिरा गांधी ने लगाया तो डंके की चोट पे कह के इमरजेंसी लगाया, 18 महीने में खत्म किया, सबको फ्री छोड़ दिया, बोले चलो चुनाव में जाते हैं, लड़ते हैं। चुनाव हार भी गई, लेकिन अब तो इलेक्शन के पहले सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में भेज दे रहे हो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को। दो एग्जाम्पल है कि आप नेताओं को जितने एजेंसीज हैं उस एजेंसी का इस्तेमाल करके आप, ये क्या है मतलब, अभी हर बात पे जो एक्टिविस्ट हैं सवाल उठा रहे हैं तो भावना आहत हो जा रही है, उसको सब पे मुकदमे हो रहे हैं। कल मैंने सुना श्याम मीरा सिंह पे फिर एक FIR हुआ है। तो 150 करोड़ पॉपुलेशन में एक व्यक्ति की भावना आहत होती है, उससे आप पूरा आपका सिस्टम चलता है। आप ओपोजिशन को कैसे आप ट्रीट करते हैं, पर लंबा भाषण है, पूरे इसमें नहीं जाऊंगा, रेफरेंस दे दिया, आप पढ़ सकते हैं। तीसरी जो बात है वो है कानून और प्रशासन में समानता। कानून की नज़र में तो हम एक हैं, लेकिन दरोगा जी समान व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक ही तरह के मुकदमे में जज साहब समान व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेन पॉइंट यहां पर है कि प्रशासन की नज़र में समानता। चौथा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कह रहे हैं कि संविधान एक अस्थि पंजर है ना, स्केलेटन है, एक विधिक दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट है। लेकिन असली बात क्या है? असली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अगर वो नहीं है तो संविधान का शपथ लेकर ही संविधान की आप धज्जियां उड़ा सकते हैं, संविधान की शपथ लेकर ही उसकी धज्जी उड़ा सकते हैं। वो वाशिंगटन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वाशिंगटन अगर चाहते तो आजीवन राष्ट्रपति रहते, लेकिन एक बार राष्ट्रपति हो लिए, दूसरी बार लोग गए कहने कि दोबारा बनिए आप, उन्होंने मना कर दिया और एग्जाम्पल दिया कि इसलिए थोड़ी देश आज़ाद हुआ था कि अंग्रेज का जो वंशानुगत शासन चल रहा है वो हम यहाँ भी चलाते रहे। उन्होंने मना किया, लोगों ने मतलब समझा बुझा कर रिक्वेस्ट करके दोबारा उनको जरूर बनवाया, और तीसरी बार लोग जो कहने गए कि आप बनिए, और डांट के भगा दिया उन्होंने। तो 2 बार जो प्रेसिडेंट बनने का प्रचलन है ना, वहीं से आया हुआ है। तो ये उन्होंने मोरालिटी की बात की कि हाई लेवल मोरालिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए। आजकल आप देख लीजिए, ये संविधान को खतरा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, न्यायपालिका से भी संविधान को खतरा हो सकता है। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। मतलब जो मर्जी है होता है। सामने कई एग्जाम्पल आ गए, और इस सोशल मीडिया के ज़माने में ग्लोबल वर्ल्ड में हर इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है, दुनिया भर की नज़र रहती है। किस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं जुडिशरी की ओर से, और अभी तो नोट कांड भी हुआ है, नोट कांड भी हुआ है। और सैक्रोसेंट कैसे हो गया कोई भी इंस्टीट्यूशन जिस पर लोग सवाल नहीं खड़ेगा, समीक्षा नहीं होगी। लोकशाही में, डेमोक्रेसी में कोई भी पब्लिक लाइफ में व्यक्ति है, संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी है, वो समीक्षा के लिए उसकी होगी ही होगी, और ये सवाल खड़े करने पड़ेंगे। हम तो कई मुकदमों में हैं, तो मुझे पता है ना, कोर्ट वोर्ट में जाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि किस तरह से हो रहा है खेल। तो इससे डरने की बात नहीं ना, कितने को डराएंगे, क्या हो जाएगा। एक और जो बात कह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आज के संदर्भ में ऑल्सो, कि अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक का जो है अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। अब ईद की छुट्टी भी कई जगह सुना है कि नहीं दे रहा है, तो सब सामने दिख रहा है जो 1952 में अंबेडकर विजुअलाइज कर रहे थे। 6 सोशल मोरालिटी। बोलते अफ्रीका में जो इंडियन सबके साथ हो रहा था तो वाइट लोग भी लड़े। अमेरिका में वाइट के खिलाफ लड़े स्लेवरी को खत्म करने के लिए,
लेकिन भारत में हर गांव एक दक्षिण अफ्रीका है ना, कि यहाँ पे मतलब अगर कोई क्रिमिनल है, मैं बेगूसराय में था तो मैंने कहा कि ये तो क्रांति की धरती है, लेनिनग्राद है, ये रामशरण शर्मा जी की धरती है, ये दिनकर साहब की धरती है। अब पता नहीं आप लोग क्या हो गया, अलबल टाइप के आदमी भेज देते हैं, उसका आत्मा ही पाकिस्तान में बसता है कि लेनिनग्राद को क्या हो गया है। भाई जनप्रतिनिधि जो चुनते हैं उससे आपके मिजाज का भी पता लगता है ना कि आप क्या सोच रहे हैं। तो समाज की नैतिकता, उन्होंने कहा कि जब दलितों पे अत्याचार होता है ना, तो यहाँ पे आप सवर्णों को उसके लिए लड़ते हुए नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। मोरालिटी की बात कर रहे हैं। और 7 तो कह रहे हैं जन चेतना, मास कॉन्शसनेस। यहाँ तो मास कॉन्शसनेस को रोज सप्रेस करने की कोशिश होती है। मुझे तो पता लगा है कि जितना भावना हाथ वाला केस है ना, उसकी सुनवाई कोर्ट से ज़्यादा आरएसएस के हेडक्वार्टर में होती है ना। कोई पैरामीटर है ना, कितना डिग्री आपका भावना आहत हुआ, कोई पैरामीटर होगा ना, कितना डिग्री। तो ये सब नहीं है। तो इस 7 पॉइंट से मैं देख रहा हूं कि भारत में किस तरह से डेमोक्रेसी और लोकशाही को खतरा है। और सबसे विडंबना ये है कि पालकी ढोने वाले दलित नेताओं से। एक और भाषण था जिसमें मैं कह के बात खत्म करूंगा, ये संभावनाएं कि भारत में लोकतंत्र की क्या संभावनाएं हो सकती है। तो इसमें कह रहे हैं कि चाहे दान का क्षेत्र हो, राजनीति हो, व्यापार हो, सब कुछ हो, सब यहाँ जाति के हिसाब से चलता है, सब जाति के हिसाब से चलता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी को खतरा यहाँ हो सकता है। और अंतिम में कह रहे हैं उस भाषण में कि क्या वॉइस ऑफ क्या शिक्षा से खत्म हो सकता है ये जाति व्यवस्था? नहीं, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। सवाल है कि शिक्षा किसको कैसे दी जा रही है, इसमें इसका उत्तर शामिल है। कि जिस तरीके से शिक्षा दी जा रही थी, कोई ब्राह्मण जिसको प्रिविलेज है और जिसको सोशल कैपिटल का लाभ मिलता है, वो क्यों उसको खत्म करना चाहेगा? तो कह रहे हैं कि जो उत्पीड़ित है, अगर उसको आप शिक्षा देंगे तो वो विद्रोह करेगा, उसको शिक्षा देंगे विद्रोह करेगा। तो ये सवाल उठा रहे हैं। संविधान सभा में चूंकि अभी राणा सांगा पे चर्चा हुई थी, तो हमारे नेता भी आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मशगूल रहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि इब्राहिम लोदी, दौलत खां, राणा सांगा, बाबर कैसे कैसे का कुछ नहीं, कुछ सब डिजाइन है ना। वो बॉम्बे का कौन नेता है समाजवादी, अबू आदमी, उनको अचानक जो है ना औरंगजेब याद आ जाता है, इधर अचानक राणा सांगा याद आ जाते हैं। जितने मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, रेलेवेंट सवाल हैं, वो सब डाइवर्ट करने के लिए हो गया। आप इस पर डिबेट करते रहिए। तो ये सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कभी हम आज़ाद नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। वो पूरा मध्यकाल का इतिहास बताते हैं और कहते हैं कि भारत के लोगों ने ही मुखबिरी करके, है ना, सबको इनवाइट किया, बुलाया, राजा रजवाड़ा एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया। टीपू सुल्तान जब लड़ रहे थे तो उसमें बाकी हिंदू राजा क्या कर रहे थे? जब बैटल ऑफ पलासी चल रहा था, सिराजुद्दौला जब लॉयड के खिलाफ लड़ रहे थे, तो अमित चंद और जगत सेठ जो लोग थे क्या कर रहे थे, किसके साथ खड़े थे? तो आइडिया ऑफ नेशन उस तरह का था ही नहीं। सब राजे रजवाड़े आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, कोई उसको न्योता दे रहा है, कोई इधर से न्योता दे रहा है। पूरा हिस्ट्री उन्होंने कहा है। और कहा कि उन्होंने कि क्या यह इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा, यानी कि हम गुलाम बनेंगे फिर? तो कह रहे हैं कि इसी ख्याल से मैं चिंताग्रस्त हूँ। जातियों और संप्रदायों के रूप में अपने पुराने दुश्मनों के साथ भिन्न और परस्पर विरोधी विचार वाले राजनीतिक दलों की भरमार होने वाली है। इस वास्तविकता के बारे में सोचकर मैं अधिक चिंताग्रस्त हुआ हूं। मैं नहीं जानता कि भारत के लोग अपने सिद्धांत से देश को श्रेष्ठ समझेंगे या अपने सिद्धांत को श्रेष्ठ समझेंगे, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर वो अपने दल को, अपने सिद्धांत को देश से बढ़कर समझेंगे,
तो दोबारा आज़ादी गंवाने का संकट आ जाएगा। और इस बार आज़ादी गंवा बैठे तो हमेशा के लिए हाथ से चली जाएगी। इस संभावना के खिलाफ लड़ने के लिए हमें कटिबद्ध होना है। अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए हमें लड़ना है। तो अब तो फिजिकल गुलामी, पॉलिटिकल गुलामी तो होगा नहीं। वहाँ से अमेरिका से 2 चेक आएगा, 4 कंडीशन आएंगे और उनके मार्केट के हिसाब से आपको काम करना है, उनके टर्म्स कंडीशन पे करना है। यही गुलामी है ना, फाइनेंस इंपीरियलिज्म है ना, यही गुलामी है कि कोक पीजिए या फील गुड कीजिए, ठंडा ठंडा कूल कूल। हाँ, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा। और जाति के संदर्भ में वो कह रहे हैं कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती है और डेमोक्रेसी के बढ़ने में, संविधान के चलन में सबसे बड़ा खतरा यही है। इस दिशा में जिनको संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, क्या वो एफर्ट्स लगाए गए? वो काम हुए? नहीं हुए। इससे मुझे लगता है कि लोकतंत्र और संविधान के लिए दलित साहित्य, दलित इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट, राजनीतिक दलों के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते हैं बहुत सारा काम। आपको संविधान विरोधियों के साथ वैचारिक मुठभेड़ करना ही पड़ेगा, लिख के, पढ़ के, बोल के। और बाबा साहब का नाम लेके बाबा साहब को सर के बल खड़ा मत कीजिए, है ना। बाबा साहब तो एक सोशलिज्म में बिलीव करते थे, उस तरह के व्यक्ति थे कि जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे हम स्टेट कैपिटलिज्म रखेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी हम प्राइवेट हायर करेंगे। कोई दलित राजनीति का कोई आर्थिक दर्शन नहीं है। कुछ खाली हमको सीएम बना दो जी, एमपी बना दो, मंत्री बना दो। अरे बन के करोगे क्या? तो नहीं पालकी ढोएंगे। तो इसे लगता है कि हम लोग की जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में, चाहे शत्रु जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमें खड़ा रहना है, हमें सवाल पूछते रहना है, बोलते रहना है। जय भीम, शुक्रिया।